जितने भी सोशल यूनिट्स हैं, जितनी भी धार्मिक इकाइयाँ हैं, उनके दरमियान आपस में नफरत न बढ़े, भरोसा बढ़े, भाईचारा बढ़े, कोऑपरेशन बढ़े, ताकि मुल्क तरक्की करे। कुछ ताकतें हैं जो इस मुल्क में आपस में लड़ाई कराकर, नफरत पैदा करके अपना एक पॉलिटिकल माइलेज गेन करना चाहती हैं। तो हर मुल्क के खैरख्वाह का ये फ़र्ज़ है कि वो मुल्क में मोहब्बत और भाईचारे को फैलाए। महाराष्ट्र में मराठा एक बहुत बड़ी ताकत है और इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, और मराठों और मुसलमानों के दरमियान बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिश्ते रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दादा थे, उन्होंने अपने 2 बेटों का नाम 2 मुसलमान पीरों के नाम पर रखा, शाह जी और शरीफ जी। और इसके अलावा भी इसके बहुत सी मिसालें और दलीलें हैं। किस कदर जान अपनी जोखिम में डालकर कुलकर्णी के मुकाबले में मदद की थी सिद्दी इब्राहिम ने शिवाजी महाराज की। तो ये मुझे, मैं महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में ये कोशिश कर रहा हूँ कि नफरत वाली ताकतें कमज़ोर हों और जोड़ने वाली ताकतें वो मजबूत हों। मैं बहुत दिन से जंगी पाटिल साहब के बारे में सुन रहा था, वो भी मेरे पास आना चाहते थे। मुझे आना ही था अपने एक काम से औरंगाबाद। उनको इत्तला मिली तो ये उनकी मेहरबानी थी कि वो खुद अपनी जगह से चलकर यहाँ आ गए, और हमारे दरमियान यही चर्चा हुई कि समाजी तौर पर मराठों में और मुसलमानों में और शेड्यूल्ड कास्ट में कैसे एकता को बढ़ाया जाए। हमारा अभी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई पॉलिटिकल किस्म के इलेक्शन में कौन किसको सपोर्ट करेगा, ये मेरा मैदान नहीं है। मेरा मैदान समाजी एकता और भाईचारा पैदा करना है। इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि कल हमारी जो उनकी पहली मीटिंग हुई, मैं काफ़ी उम्मीद लेकर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह की हमारे उनके दरमियान विचार विमर्श हुआ, तबादले ख्यालात हुए, उससे मुझे ऐसा लगा कि मराठा और मुसलमानों के दरमियान और दलितों के भी दरमियान और ये बहुत अच्छी समाजी एकता आने वाले दिनों में बनेगी। खुदा करे कि उसका असर राजनीति पर भी पड़े, लेकिन मैं बेसिकली राजनीति के मैदान का आदमी नहीं हूँ। मेरी दिलचस्पी इस बात से है कि मुल्क को खुदा ने वो रिसोर्सेज दिए हैं। मैं दुनिया के बहुत से मुल्कों में गया हूँ, जितना मैन पावर यहाँ है, जितनी सोलर एनर्जी यहाँ हमारे पास है, और जितना स्पिरिचुअल वैल्यूज और साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों की क्षमता और सलाहियत हमारे पास है, वो बहुत कम मुल्कों के पास है। अगर ये सलाहियतें कंस्ट्रक्टिव अंदाज से, पॉजिटिव अंदाज से यूज हो जाए तो हमारे मुल्क को सुपर पावर बनने में कोई देर नहीं लगेगी। और सुपर पावर सिर्फ हथियारों के एतबार से नहीं, बल्कि एथिक्स और मॉरल और वैल्यूज के हिसाब से। बस मेरी तो उनसे यही बातचीत हुई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस बातचीत का अच्छा नतीजा निकलेगा, महाराष्ट्र को भी उसका फायदा पहुंचेगा और देश को भी फायदा पहुंचेगा। तो मुस्लिम, मराठा और दलित समाज एक साथ में आए तो ये ताकतों को कम कर सकते हैं, ये साथ आना चाहिए, आपको लगता है? यकीनी तौर पर जितनी भी समाजी इकाइयां हैं, जब वो आपस में एक होंगी, हमको कौन लड़ा रहा है? हमें कोई चौथी ताकत है जो लड़ा रही है। अगर हम 3 आपस में एक दूसरे को पहचानने के लिए किसी तीसरे के माध्यम से काम न लें, हमको डायरेक्ट आपस में दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। हमारी बड़ी गलती ये है कि हमारे आपस का कम्युनिकेशन कमजोर हो जाता है, और जो दूसरे लोग हमको हमारे बारे में दूसरों को बताते हैं, दूसरों के बारे में हमको बताते हैं, उस पर हम भरोसा करके लड़ पड़ते हैं। तो मेरी मुहिम पूरी मुल्क में ये है कि हमारी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ज्यादातर गलतफहमियां हैं और एक प्रोपेगेंडा है पॉलिटिकल। जैसे ही आपस का संवाद शुरू होगा और बातचीत आगे बढ़ेगी,
मैं समझता हूँ वो सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाए। आखिरी सवाल, जिस तरह से जरांगे से आपकी मुलाकात हुई, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं असेंबली के, जरांगे पाटिल भी इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं, और जिस तरह से लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट मराठवाड़े का देखा जाए, मुस्लिम मराठा के साथ में खड़े हुए थे और इस वजह से चुनाव के नतीजे कुछ अलग आए थे। तो उनकी कोशिश है कि मुस्लिम अपने साथ में रहे। तो कल की मीटिंग में इसको पॉलिटिकल लेवल से कुछ देखा जाए, कुछ ऐसी चर्चा हुई है? जरांगे पाटिल ने कुछ आपसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं समाजी भाईचारे तक अपने आप को सीमित रखता हूँ। मैंने उसी विषय पर उनसे बातचीत की है और उन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाई इस बारे में कि समाजी तौर पर हम कैसे एक दूसरे से करीब आ सकते हैं। गांव के लेवल पर, मोहल्ले की सतह पर एक दूसरे के घर आना जाना, मिलना जुलना, दुख सुख में शरीक होना, एक दूसरे का दर्द बांटना, मैं इससे आगे नहीं बढ़ा। मैंने जो कुछ बातचीत की है वो इसी एरिया के अंदर की है। ओके। कि हालात का एक तो नेगेटिव रुख है, वो सबके सामने है। लिंचिंग हो रही है, बुलडोज जस्टिस एक अजीब तरह का आ गया है जो कोई कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन मैं पॉजिटिव रुख देखता हूँ। मुल्क में जब 2014 में ये सरकार दिल्ली में आई थी तो वो हिंदुत्व के एजेंडे पर नहीं आई थी। वो 15 लाख रुपए हर एक के बैंक अकाउंट में जाएंगे, इस वादे पर आई थी। 2 करोड़ जॉब मिलेंगे हर साल नौजवानों को, इस वादे पर आई थी। किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी, इस उम्मीद पर आई थी। जब 2019 में कोई वादा पूरा नहीं हुआ तो वो फिर पुलवामा का ड्रामा उन्होंने मैनेज किया और उसके जरिए से कौम पर एक खास मिजाज आया। और अब जब 2024 में न पुलवामा हो सका, न 15 लाख, न किसानों की दुगनी आमदनी और न 2 करोड़ जॉब, तो अब उन्होंने क्या किया कि वो कांग्रेस जो है वो मंगलसूत्र चुरा कर ले जाएगी और मुसलमानों को दे देगी। तुम्हारी 2 भैंसों में से एक भैंस खोल कर ले जाएगी और वो एक भैंस मुसलमानों को दे देगी। यानी सर शर्म से झुक गया कि इंडिया जैसी डेमोक्रेसी का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इतनी घटिया दर्जे की बातें कर रहा है। वो क्यों किया? उन्होंने फ्रस्ट्रेशन की वजह से किया, इसलिए कि उन्होंने देखा कि हिंदुत्व काम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जनता ने हिंदुत्व को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। अब देखिए, किसान नाराज हैं, मजदूर नाराज हैं, दलित नाराज हैं, लिंगायत नाराज हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो नाराज हैं, जो आदिवासी हैं वो नाराज हैं, जो सिख हैं वो नाराज हैं। मणिपुर के बाद क्रिश्चियंस भी बहुत बुरी तरह परेशान हैं। कौन है जो इस देश में इस वक्त, अगर पिछले लोकसभा के इलेक्शन में भी 79 सीट्स पर ईवीएम का खेल न हुआ होता तो आज मौजूदा सरकार अपोजिशन में बैठी होती। ये इस इलेक्शन में भी ये बात सामने आ गई, हरियाणा के इलेक्शन में बात सामने आ गई कि जिन मशीनों से बीजेपी को मेजोरिटी मिली है उसमें 99% बैटरी थी और जिन मशीनों से कांग्रेस को मेजोरिटी मिली है उसमें 60 to 70% बैटरी थी। व्हाट डज इट मीन? तो ये खेल हो रहा है हमारे देश में डेमोक्रेसी के साथ। लेकिन जैसी जैसी अवेयरनेस बढ़ेगी, मैं समझता हूँ कि इसको भी रोकने की जिम्मेदारी समाज के लोगों को भी उठानी पड़ेगी। पॉलिटिकल लीडर्स को किससे मैंने अपील करता हूँ कि वो पोलिंग के दिन ये न समझें कि हमारा काम खत्म हो गया। बूथ मैनेजमेंट के बाद उनको स्ट्रांग रूम की हिफाजत के लिए भी डट कर सामने आना पड़ेगा, क्योंकि खेल स्ट्रांग रूम में हो रहा है। आपने कहा कि अभी भी बीजेपी की सरकार है, कैसे देखते हैं? उनका एजेंडा नहीं है, उस पर मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। वो तो उनके पास और कुछ है ही नहीं सिवाय इसके कि लड़ाओ, डिवाइड करो और रूल करो। लेकिन देश के अवाम अब पहले के मुकाबले में अवेयर होते चले जा रहे हैं। मुझे देश के अवाम से अच्छी उम्मीद है।